देखेंगे छत्तीसगढ़ इतिहास में छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन। छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन के प्रारंभिक दौर का संबंध राजनांदगांव स्थित बीएनएस मिल के मजदूरों के आंदोलन से था। इस आंदोलन के प्रणेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। कौन थे प्रणेता? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सीपी मिल्स के रूप में 23 जून 1980 को ईस्वी को इंग्लैंड के मैथवेट ब्रदर्स ने राजनांदगांव रियासत के राजा बलराम दास के सहयोग से किया था। सीपी मिल्स के रूप में इसका स्थापना 23 जून 1980 को इंग्लैंड के मैथवेट ब्रदर्स ने राजनांदगांव रियासत के राजा बलराम दास के सहयोग से किया था। लगभग 5 एकड़ में फैला यह 5 वर्षों में खड़ा कर लिया गया। मिल कपड़े के उत्पादन के लिए था। नवंबर 1894 में उत्पादन प्रारंभ होगा। स्थापना 1890 और उत्पादन प्रारंभ 1894। बलराम दास मिल्स के संचालक मंडल के अध्यक्ष थे। बलराम दास मिल के संचालक मंडल के अध्यक्ष थे। संचालक के रूप में केदारनाथ बागची ने कार्य प्रारंभ किया। मिस्टर जे.वी. मैकवेथ मुंबई में रहते थे। मिल की स्थापना जिस उत्साह के साथ की गई थी वह काम नहीं आई। अनेक कारणों से घाटा बढ़ने लगा। फलतः 1897 में मिल को बेच दिया गया। मिल का नाम सीपी मिल्स से बदलकर बंगाल नागपुर कॉटन मिल बीएनएस मिल्स रखा गया। नागपुर कलकत्ता के मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र का एकमात्र उद्योग था। मिल के नए मालिक मेसर्स शाह वॉलिस कंपनी कलकत्ता थे। छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन। छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन राजनांदगांव रियासत में हुआ। अपनी सौंदर्य कारण राजनांदगांव कभी छत्तीसगढ़ का पेरिस कहलाता था। इस रियासत के राजा बलराम दास अपने जन कल्याणकारी कार्यों के लिए अंचल में प्रसिद्ध थे। रियासत की राजधानी राजनांदगांव के अलावा वे छत्तीसगढ़ के मुख्य नगर रायपुर के विकास में भी योगदान देते थे। इसी राजा के राज्य में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म 21 दिसंबर 1891 ईस्वी को दौहन नामक गांव में हुआ। पिता का नाम दीनदयाल और माता का नाम नर्मदा देवी था। पंडित माधवराव सप्रे के संपर्क में आया। प्यारेलाल ठाकुर को सप्रे जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है। सप्रे जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी किससे माना जाता है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। 1915 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की। वकालत पेशा समाज और सरकार में बड़ी प्रतिष्ठा का था। धन कमाने का भी जरिया था। 1915 से 1920 तक ठाकुर साहब ने वकालत में काम किया। राजनांदगांव में रहते हुए 1916 की एक शाम वे मजदूरों के संपर्क में आए। बातचीत से पता चला कि सवेरे 5 बजे से शाम 6 बजे तक मजदूरों से काम लिया जाता है। मिल के मजदूरों के इस शोषण गाथा ने ठाकुर साहब को द्रवित कर दिया। मजदूरों के शोषण के खिलाफ संघर्ष करने का मन बनाया। हरि ठाकुर के शब्दों में, उस दिन सूर्यास्त के समय राजनांदगांव के मिल मजदूरों का भाग्योदय हो रहा था। उन्हें उनका पथ प्रदर्शक मिल गया। मजदूर असंगठित थे, अतः पहली आवश्यकता उन्हें संगठित करने की थी। ठाकुर साहब ने समय निकालकर मिल के सभी विभिन्न विभागों के कर्मचारियों मजदूरों से मिलना प्रारंभ किया। वे उनकी समस्याएं सुनते और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते। कुछ दिनों के पश्चात एक मजदूर संगठन की अध्यक्षता में मजदूर यूनियन बना। 3 मांगे इस यूनियन के माध्यम से रखी गई। मजदूरों ने कार्य की अवधि 8 घंटे निर्धारित की जाए। काम करने वालों की स्थिति वर्किंग कंडीशन में सुधार किया जाए। मजदूरों के वेतन बढ़ाए जाए। उल्लेखनीय है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुरुष मजदूरों को वेतन 2 आना और महिला मजदूरों को 1.5 आना प्रतिदिन मजदूरी मिलती थी। अधिकारियों को विधिवत हड़ताल की नोटिस दी गई, जिसकी ओर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। दिसंबर 1919 को बीएनएस मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 37 दिनों तक हड़ताल चली। हड़ताल तोड़ने के लिए मिल अधिकारियों के सभी प्रयास असफल रहे। राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों ने इस हड़ताल का समाचार छापा। वी गिरी राष्ट्रीय स्तर के मजदूर नेता थे। वे राजनांदगांव पहुंचे और हड़ताल के संचालन में ठाकुर साहब को सहयोग प्रदान किए। इस
सफल मजदूर आंदोलन ने मजदूर नेता के रूप में ठाकुर साहब को प्रख्यात किया। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र के अनुसार भारतवर्ष में प्रथम कहे जाने वाले राजनांदगांव मिल मजदूरों के आंदोलन का श्री गणेश ठाकुर साहब ने किया। हरि ठाकुर ने लिखा है, ठाकुर साहब ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद न केवल सुदृढ़ श्रम संगठन का निर्माण किया बल्कि उनका साहस के साथ संचालन भी किया। भारत के श्रम संगठन के इतिहास निर्माण में राजनांदगांव मजदूरों के इस संगठन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तत्कालीन भारत की किसी भी देशी रियासत में इस प्रकार के श्रमिक आंदोलन की सूचना इतिहास में हमें नहीं मिलती। आंदोलन 37 दिनों तक चला। मजदूर झुके नहीं। अंततः मिल प्रबंधकों ने मजदूरों की मांग स्वीकार की। मजदूरों के वेतन में वृद्धि की गई, काम के घंटे कम किए गए, अनेक सुविधाएं मजदूरों को दी गई। इस मजदूर आंदोलन ने दो तरफा प्रभाव जमाया। एक ओर तो इसकी गणना छत्तीसगढ़ के प्रथम सफल मजदूर आंदोलन के रूप में हुई तथा दूसरी ओर यह राष्ट्रीय आंदोलन के हिस्से के रूप में भी चर्चित हुई। राष्ट्रीय आंदोलन भी इससे बलवती हुई। संगठित होकर शक्तिशाली से भी लड़ा जा सकता है, यह पाठ इस आंदोलन ने पढ़ाया। राजनांदगांव के इस मजदूर आंदोलन ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह के अलावा शिवलाल मास्टर और शंकर राव खरे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, शिवलाल मास्टर और शंकर राव खरे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मजदूरों की मांगें पूरी हुई मगर प्रशासन ने इसका गुस्सा नेताओं पर उतारा। ठाकुर साहब को राजनांदगांव से निष्कासित किया गया। इस आंदोलन के खिलाफ ठाकुर साहब ने सीपी के गवर्नर को याचिका प्रस्तुत की। गवर्नर ने निष्कासन आदेश को निरस्त कर दिया। इस सफल मजदूर आंदोलन ने ठाकुर साहब को जनप्रिय नेता व मजदूर हितैषी के रूप में विख्यात कर दिया। दूसरा मजदूर आंदोलन। राजनांदगांव के बीएनएस मिल्स के मजदूरों ने 1924 में पुनः आंदोलन प्रारंभ किया। पहला कब हुआ? दिसंबर 1919 और दूसरा कब हुआ? 1924 में। प्रथम सफल आंदोलन से उनके हौसले बुलंद हो गए थे। वे अपनी सारी समस्याओं के समाधान लेकर आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं। यह आंदोलन लंबे समय तक चला। अनेक गिरफ्तारियां हुई। रियासत के प्रशासन ने इसे शांति व व्यवस्था का मामला माना और दमनकारी नीति अपनाई। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम से वैसे भी रियासत का प्रशासन तंत्र चीरता था। दमनकारी नीतियों के विरोध में मजदूरों का संयम टूट रहा था। वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते थे। ठाकुर साहब गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित थे, अतः अहिंसा का मार्ग अपनाने की समझाइश देते थे। जातीय भोज में एक सिपाही जूता पहने हुए वहां गया और खाना बनाने के बर्तनों को लात से ठोकर मारी। एक बाबू गंगाधर राव को एक मजदूर ने थप्पड़ मार दिया। गंगाधर राव को एक मजदूर ने थप्पड़ मार दिया। इससे पुलिस को हस्तक्षेप का बहाना मिला। 13 मजदूर नेता हिरासत में ले लिए गए। इससे मजदूर समूह अशांत हुआ। रियासत के प्रशासन ने धारा 144 लगाकर मजदूरों को एक स्थान पर एकत्रित होने से रोका। सभा करने की मनाही की गई। जो मजदूर हिरासत में लिए गए थे उन पर मुकदमा प्रारंभ हुआ। मजदूरों ने सुनवाई कर रहे न्यायालय को चारों ओर से घेर लिया और अपना विरोध प्रदर्शित किया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने उत्तेजित भीड़ को बहुत मुश्किल से शांत किया। गिरफ्तार मजदूरों को जब पुलिस जेल की ओर ले जा रही थी तब मजदूरों के रिश्तेदारों और साथियों ने आक्रमण कर उन्हें छुड़ा लिया, किंतु पुलिस अधिक संख्या में आकर पुनः उन्हें गिरफ्तार करती है। दूसरे मजदूर आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलाबारी से एक मजदूर मारा गया और 12 घायल हुए। ठाकुर साहब ने इस गोली चालन की भर्त्सना की और उनकी शिकायत सीपी के गवर्नर से की। रियासत प्रशासन ने ठाकुर साहब को रियासत की शांति व्यवस्था के लिए खतरा माना और उन्हें रियासत से निष्कासित कर दिया। ठाकुर साहब के मार्गदर्शन में दूसरा मजदूर आंदोलन संपन्न हुआ। तीसरा आंदोलन। ठाकुर साहब के निष्कासन के फलस्वरूप राजनांदगांव छोड़कर रायपुर में रहने लगे। मजदूरों की समस्याओं से वे परिचित होते थे। मजदूर नेता ठाकुर साहब की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर मिल प्रशासन ने मजदूरों को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। मजदूरों के वेतन में 10% कटौती की गई। ठाकुर साहब ने मजदूरों के हित के संवर्धन की मांग की। मिल प्रशासन मजदूर संगठन को तोड़ने में लगा हुआ था। रेलवे स्टेशन का क्षेत्र रियासत के क्षेत्र का नहीं माना जाता था। इस व्यवस्था का लाभ उठाकर ठाकुर साहब राजनांदगांव आते रहे और रेलवे स्टेशन के विश्राम गृह में ही रहकर मजदूरों से संपर्क करते रहे।
समझौता वार्ता के लिए मिल प्रशासन बाध्य हुआ। मिस्टर रुइकर ने वार्ता चलाई, अधिकारियों को झुकना पड़ा। समझौता मजदूरों के पक्ष में नहीं था। लगभग 600 मजदूर रोजी रोटी से वंचित किए गए। बेरोजगार हुए मजदूरों को 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। लगभग 11 माह तक मिल बंद रहा। कपड़े का उत्पादन बंद रहा। मजदूरों ने ठाकुर साहब को अपनी समस्या बताई। ठाकुर साहब के नेतृत्व में मजदूर पुनः मिल प्रशासन पर भारी पड़े। समझौता वार्ता का दौर चला। समझौता बोर्ड ने ठाकुर साहब के प्रस्तावों को अक्षरशः स्वीकार किया। सेवा से निकाले गए मजदूर पुनः मिल की सेवा में लग गए। 600 मजदूरों की रोजी रोटी दिलाने में ठाकुर साहब सफल रहे। रियासत ने ठाकुर साहब का रियासत से निष्कासन आदेश निरस्त किया। राजनांदगांव के बीएनएस मिल के मजदूरों के लिए ठाकुर साहब ने जितना संघर्ष किया उतना किसी अन्य ने नहीं। इसी कारण से वे मजदूरों के सर्वमान्य नेता के रूप में चर्चित रहे। जिनका जीवन परहित पर सेवा में बीता, उनसे कोई भी सत्ता बल कभी ना जीता। छत्तीसगढ़ का जाल देश का प्यारा बनकर, दीन दलित शोषित का रहा सहारा बनकर। छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन मुख्य रूप से रियासत राजनांदगांव स्थित बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बीएनएस मिल और उनके मजदूरों के संबंधित रहा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के रूप में मजदूरों को ऐसा नेता मिला जिसने निस्वार्थ भाव से गरीब मजदूरों की दशा सुधारने के लिए अनर्थक प्रयास किया। ठाकुर साहब के नेतृत्व में मजदूरों के कार्य के घंटे निर्धारित हुए, वेतन बढ़ाया गया। मजदूर कल्याण के कार्य करने के लिए मिल प्रशासन बाध्य हुआ। 1919 के दिसंबर से 1937 तक राजनांदगांव के मजदूरों का आंदोलन रुक कर चलता रहा। ठाकुर साहब गरीबों के मसीहा थे, सहारा थे। उनका नेतृत्व नहीं मिलता तो मजदूरों की क्या दुर्गति हुई होती, अनुमान लगाना कठिन है। छत्तीसगढ़ का मजदूर आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल सिंह के सफल नेतृत्व में चला। मजदूरों की दशा में काफ़ी सुधार हुआ। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आंदोलन और ज्ञान सिंह। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आंदोलन मुख्य रूप से आदिवासी बहुल बस्तर रियासत में केंद्रित रहा। छत्तीसगढ़ में भोसला शासकों की ओर से अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हुआ। भोसला राजा से हुए संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार को 1200 वर्षों तक छत्तीसगढ़ का शासनभार ग्रहण करना था। 1818 से 1830 तक का यह काल छत्तीसगढ़ के लिए भारी परेशानी का था। मराठा अधिकारियों की लूट खसोट के साथ साथ जब अंग्रेजी अधिकारी भी हिस्सा मांगने आ गए, शोषण और दमन का अभूतपूर्व दौर चला। भारत के राष्ट्रीय इतिहास के समान ही स्थानीय इतिहास में भी अंग्रेजी राज का विरोध प्रारंभ से ही होने लगा। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शासन के प्रारंभिक दौर से विरोध व प्रतिकार प्रारंभ हुए। सोना खान के जमींदार राम राय सन 1819 में ही नई व्यवस्था का सशस्त्र विद्रोह किया। जमींदार के साधन सीमित थे, पड़ोसी जमींदारों ने भी साथ नहीं दिया। फलतः उनका विरोध लंबा नहीं चला, लेकिन कालक्रम की दृष्टि से 1919 का यह राम राय का विद्रोह छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी विद्रोह था। आज़ादी के पश्चात देश के इतिहास का नवलेखन जब प्रारंभ हुआ, तब ऐसे जन नायकों का वृत्तांत सामने आया जो बहुप्रसारित नहीं हो पाए। चाहे राम राय, चाहे ज्ञान सिंह या वीर नारायण सिंह को, इनके व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में हमें प्रमाणित व विस्तृत विवरण नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण इन नायकों से टकराने वाले अंग्रेज अधिकारी हैं। इन अधिकारियों ने अपने शौर्य व पराक्रम को बढ़ा चढ़ाकर लेखबद्ध किया, मगर विरोधी नायकों के संघर्ष को प्रस्तुत करने में बड़ी कृपणता दिखाई। नई शिक्षा नीति के तहत जब स्थानीय विषयों का अध्यापन प्रारंभ किया गया, तब ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में खोज खबर ली गई। कलेक्टेड रिकॉर्ड रूम व राष्ट्रीय अभिलेखागारों के साथ साथ लोकगीतों और लोक गाथाओं में इन जन नायकों के संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई, उनके आधार पर इन शौर्य पुरुषों को एक नए सिरे से मूल्यांकन किया गया। कालक्रम की दृष्टि से परलकोट के जमींदार ज्ञान सिंह का विद्रोह पहले क्रम पर आता है। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजी राज का सर्वाधिक विरोध आदिवासी क्षेत्रों में के आदिवासियों के द्वारा ही किया गया।
जन्म व परंपरा से स्वच्छंद स्वतंत्र रहने वाले आदिवासी किसी भी प्रकार के बंधन के विरोधी रहे हैं। अंग्रेजी सरकार ने इसे नहीं समझा या जानबूझकर वनों के क्षेत्र में उनकी स्वतंत्रता व अधिकारों को कम करने का प्रयास किया। आदिवासियों ने अधिकारियों की रक्षा के लिए परंपरागत अस्त्र शस्त्र उठाए। आदिवासी चिंतन की यह प्रमुख विशेषता है कि यह चिंतन ऐसे समाज का चिंतन था जो प्रकृति पुत्र है, प्रकृति के निकट है, प्रकृति के लिए समर्पित है। उन्मुक्त पवन व स्वच्छंद प्रवाहिता नदी के भांति इस समाज में स्वतंत्रता की घूंटी जन्म से पिलाई जाती है, जो आजीवन उनके रग रग में बहती रहती है। स्वतंत्र रहने की चाह और उस चाह की राह निकालने से वे अच्छी तरह जानते थे। स्वतंत्रता का बीज रक्त का सिंचन चाहता है, जिसके लिए आदिवासी तत्पर रहता है। भूखे पेट और नंगा पीठ के साथ ही वह स्वतंत्रता का आकांक्षी है। परलकोट का विद्रोह। बस्तर रियासत के अंतर्गत परलकोट नामक एक जमींदारी थी। सबसे पुरानी जमींदारी के रूप में परलकोट का विशिष्ट स्थान था। कोतरी नदी के किनारे सप्तमाड़िया राज्यों में सबसे बड़ा राज्य परलकोट राज्य था। कोतरी नदी के किनारे परलकोट राज्य, इसकी राजधानी 3 नदियों के संगम पर परलकोट कस्बा में स्थित है, जहाँ पर जमींदार का निवास स्थान था। अबुझमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में गोड़ों की उपशाखा माड़िया लोगों की अधिक संख्या थी। सागौन के बहुमूल्य वृक्षों की अधिकता से जमींदार धन संपन्न हो सकता था। ओंकार सिंह ठाकुर के अनुसार सन 1857 के देशव्यापी आंदोलन के पूर्व छत्तीसगढ़ बस्तर के आदिवासी बहुल अरण्य परलकोट के आदिवासी राजा छत्तीसगढ़ी क्रांतिवीर बस्तर पुत्र गैंद सिंह स्वतंत्रता संग्राम में महायज्ञ में आत्माहुति देने वाले प्रथम वीर शहीद थे। उल्लेखनीय है कि वारंगल के काकतीय शासक सिंहवर्ती बस्तर क्षेत्र में नया साम्राज्य स्थापित करने आया और परलकोट के पास पहुंचा। तब तत्कालीन परलकोट के राजा ने उसने लड़ने के स्थान पर मित्रता करने में अपना जमींदारी की भलाई समझी और अनंत देव का स्वागत किया। परलकोट का राजा भूमिया राजा कहलाता था। इनके पूर्व पुरुष चट्टान से निकलते तो पुराना किला नारायण पाटना आज भी है, जिस पर योनि का चिन्ह है, उनमें से निकलकर राजा बैठते थे। यह बात बस्तर के काकतीय राजा को बतलाया गया। पुराने बस्तर राजा ने परलकोट जाकर राजा से भेंट की और उसे अपना जमींदार बना दिया। परलकोट के राजा की दोहरी उपाधि थी। एक ओर तो वह अपने को भूमिया राजा कहते थे, दूसरी ओर बस्तर राजा के जमींदार के रूप में जमींदारी भी लिखते थे। अरसा दरसा से जमींदारी का उपभोग शंभू साय 1887 के पूर्वज कर रहे थे। यह इकरारनामा में दर्ज है। बस्तर के कलेक्ट्रेट रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार परलकोट के जमींदारों की सूची पीर साय नामक पूर्वज से प्रारंभ होती है। पीर साय, अनंत साय, गेंद साय या गेंद सिंह। बस्तर राजा ने इस जमींदारी व जमींदार की स्थापना नहीं की थी, यह ऐतिहासिक सच्चाई है। अज्ञात समय से गेंद सिंह के पूर्वज अबुझमाड़ के राजा थे। परलकोट की जमींदारी बड़ी जमींदारी नहीं थी। 165 गांव थे, मगर इनमें 98 बिरान थे। 640 वर्ग मील के परलकोट जमींदारी में 1908 ईस्वी के लगभग 5920 लोग निवास करते थे। राजधानी या जमींदारी मुख्यालय परलकोट में 224 लोग रहते थे। बस्तर रियासत पर जब मराठों और अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ा, तब आदिवासियों को लगा कि उनके अस्तित्व पर, उनकी संस्कृति पर खतरा मंडरा रहा है। दोनों की शोषण नीति से भी अबुझमाड़िये तंग हो गए थे। अपने राजा गेंद सिंह के माध्यम से वे लूट खसोट व शोषण मुक्त समाज की याचना कर रहे थे। जमींदार गेंद सिंह अपनी प्रजा के माध्यम से अपनी जमींदारी में एक शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था, जो शोषण और उत्पीड़न से रहित हो, जहाँ प्रजा का राजा से और राज कर्मचारियों से कोई भय न हो। मांझियों की पंचायत के माध्यम से वह शासन विकेंद्रीकरण चाहता था। गेंद सिंह में संगठन की विलक्षण की क्षमता थी। माझी मुखियों का उस पर विश्वास था और उसकी आदिवासी प्रजा, जिसे वह संतानवत स्नेह देता था, उसके लिए सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार थी। आदिवासियों के मध्य संचार
माध्यम संकेत के रूप में होते थे। इस अवसर पर गैन सिंह और उसके मांझी सरदारों ने धावरा वृक्ष की शाखा को चुना। धावरा वृक्ष की शाखा चुना परलकोट विद्रोह के लिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमींदारी में इसे घुमाया गया। यह संदेश भी दिया गया कि टहनी के पत्तों के सूखने से पहले विद्रोही दल को केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच जाना है। अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 को परलकोट के आदिवासी एकत्र हुए। चांदा तक वे फैल गए। गेंद सिंह व आदिवासियों के विद्रोह तेवर देख अंग्रेज हैरान हो गए। मराठा व अंग्रेजी फौज को रसद की पूर्ति करने वाले बंजारों को पहले विद्रोही के रूप के द्वारा लूटा गया, जिससे विरोधियों को अंग्रेजी सेना को रसद की आपूर्ति न हो सके। इसके पश्चात मराठा व अंग्रेज अधिकारियों पर घात लगाकर आक्रमण किया गया। पूरे माड़ इलाके में संकेत माध्यम से संघर्ष का संदेश फैलाया गया। विद्रोह का संचालन माझी लोगों के द्वारा किया जा रहा था, जो अपने अपने क्षेत्र में योजना बनाकर कार्य करते थे। विद्रोही आदिवासियों का मुख्य उद्देश्य विदेशी शासन की समाप्ति व अपने राज्य गैन सिंह को शक्तिशाली बनाना था। उल्लेखनीय है कि उनके विद्रोही टुकड़ियों का नेतृत्व आदिवासी महिलाओं के द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ के अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट मिस्टर रेवेन्यू बस्तर का प्रभारी सुप्रिटेंडेंट फ्रिट जायर परेशान था। उन्होंने चांदा के कैप्टन पीयू से गैन सिंह को गिरफ्तार करने में सहायता चाही। चांदा व बस्तर के पुलिस बल न परलकोट के विद्रोहियों को जनवरी 1825 तक दबा दिया। 10 जनवरी 1825 को विद्रोही जमींदार गिरफ्तार कर लिया गया। उसे जेल में रखा गया। उस पर राजद्रोह का अभियोग लगाया गया। न्यायिक कार्यवाही का नाटक अंग्रेजों के द्वारा किया गया और राजा को फांसी पर लटकाकर मृत्युदंड देने का आदेश हुआ। राजा गैन सिंह 20 जनवरी 1825 के दोपहर 12:30 बजे परलकोट में उनके ही महल के सामने फांसी पर लटका दिए गए। गैन सिंह का यह बलिदान बस्तर भूमि की मुक्ति के लिए किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शंखनाद करने वाले गैन सिंह का आत्मोत्सर्ग अनूठा अविस्मरणीय है। ऐसे ही वीरों के लिए कहा गया है, शौर्य के पुंज नर साधु ऐसे, अग्नि की चिंगारियां जिनसे लजाए, जिंदगी को दे रहे हैं अर्थ जो, वो वे मृत्यु का सिंगारपन भी जगमगाए। युद्धरथ ये वीर घन थे दामिनी से गजरते प्राण की बाजी लगाकर, काल से भी आज दो दो हाथ करने हैं तरसते, मृत्यु को बरबस जगाकर। सन 1876 का विद्रोह। नागपुर भोसले शासक रघुजे की 11 दिसंबर 1853 को मृत्यु हो गई। गोद निषेध कानून के तहत उत्तराधिकारी के अभाव में नागपुर ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। नागपुर राजा का अधीनस्थ, बस्तर जमींदार अंग्रेजों का अधीनस्थ हुआ। अठारह सौ 57-58 के महाविद्रोह के काल में बस्तर की सीमा से लगे अरपल्ली के जमींदार युकुंठ राव ने विद्रोह किया। अहेरी के जमींदारी ने, जिसका नाम लक्ष्मी बाई था, 11 मार्च 1859 ईस्वी को पत्र लिखकर अंग्रेजों से शिकायत की कि भगोड़ा जमींदार विद्रोही जमींदार युकुंठ राव बस्तर राजा के द्वारा शरण दिया गया है और वह राजा के महल में रह रहा है। बस्तर राजा के युकुंठ राव को कुछ सहायता भी पहुंचाई है। बस्तर राजा ने युकुंठ राव को कुछ सहायता भी पहुंचाई है। राजा बस्तर सैनिक तैयारी कर रहे हैं। पूछताछ करने पर उसने उत्तर दिया कि पड़ोसी जयपुर राजा के संभावित बस्तर आक्रमण से बचाव के लिए वह ऐसा कर रहा है। 1857-58 ईस्वी का तनाव भरा अशांत वातावरण शांत हुआ। बस्तर राजा ने इस विद्रोह में कोई भाग नहीं लिया। ऊपर गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 1860 ईस्वी से बस्तर को वहां के डिप्टी कमिश्नर के नियंत्रण में रखा गया। बस्तर राजा को भी अन्य राजाओं के भांति गोद लेने का अधिकार विषयक एडॉप्शन सनद वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रदान किया गया। इसके उत्तर में बस्तर राजा ने 19 दिसंबर 1870 ईस्वी को एक्नॉलेजमेंट ऑफ फेयलिटी प्रस्तुत कर अपने को चीफ कमिश्नर नागपुर का एक अधीनस्थ माना और उसका पूर्ण नियंत्रण स्वीकार किया।
₹3056 वार्षिक टकुले देना भी स्वीकार किया। चीफ कमिश्नर द्वारा जारी किए गए अधिनियमों को बस्तर में भी लागू करने का वचन दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा ने स्वीकार किया यदि किसी भी समय बस्तर राजा उसके उत्तराधिकारी के दुष्कृतियों के कारण रियासत बस्तर में बड़ी अव्यवस्था और अत्याचार हो तो मेरे राजा भैरमदेव तत्कालीन बस्तर नरेश अथवा मेरे उत्तराधिकारी राज्याधिकारी से वंचित कर दिए जाएंगे। बस्तर के तत्कालीन राजा भैरमदेव के उपरोक्त शर्तें स्वीकार की। बस्तर पर अंग्रेजी नियंत्रण काफ़ी बढ़ गया। सन 1876 ईस्वी में बस्तर के आदिवासियों ने एक ऐसा कार्य किया जो लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। आदिवासियों के कम से कम बल प्रयोग कर अपना विरोध मुखरित किया। बिना शस्त्रों का प्रयोग किए केवल शस्त्रों का प्रदर्शन कर अहिंसक घेराव कर उन्होंने प्रशासन से अपनी बात मनवा ली। आदिवासी ना तो राजा भैरमदेव के विरुद्ध थे और न ही अंग्रेजी के विरुद्ध थे। वे तो केवल अस्थायी दीवान व मुंशी से मुक्ति पाना चाहते थे। इसी के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया, सशक्त प्रदर्शन किया और अपने उद्देश्य की पूर्ति होते देख प्रदर्शन का घेराव बंद कर अपने गांव को लौट गए। 1876 ईस्वी के आंदोलन के कारण पहला कारण राजनीतिक था। सन 1853 ईस्वी में बस्तर के राजा के रूप में भैरमदेव आसीन थे। राज परिवार में मेल नहीं था। राजा अपने रिश्तेदार लाल दलगंज सिंह से आतंकित रहते थे। 1862 ईस्वी में लाल की मृत्यु होने तक राज परिवार में झगड़ा चलता रहा। दीवान नियुक्ति के मामले में राजा व अंग्रेज अधिकारियों में मनमुटाव होने लगा। 1867 ईस्वी में भैरमदेव ने गोपीनाथ कापड़दार को अपना दीवान नियुक्त किया। यहीं से 1876 ईस्वी की घटनाओं की पृष्ठभूमि बनी। राजा दीवान के भरोसे पूरा शासन प्रबंध छोड़ बैठे। राजा और प्रजा के बीच संबंध घटे जिसके बुरे परिणाम निकले। आंदोलन का दूसरा कारण दीवान गोपीनाथ के कार्य थे। बस्तर राज दरबार व राज परिवार के लोग निम्न वंशीय गोपीनाथ को नापसंद करते थे। दीवान के कई उत्पीड़नकारियों ने बस्तर के आदिवासियों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। चीफ कमिश्नर G. नील ने 1876 ईस्वी की अशांति के लिए गोपीनाथ कापड़दार की अत्यधिक अलोकप्रियता प्रमुख कारण बताया। अपर गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर H.J. मैकजॉर्ज को जो बस्तर को शांत करने आए थे, उन्होंने रैयतों ने स्पष्ट रूप से बताया कि वे दीवान गोपी व मुंशी के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। हिंदी में लिखी एक याचिका रैयतों ने मैकजॉर्ज को दी और दीवान बस्तर रियासत से निष्कासित करने की मांग थी। दीवान जिसे चाहता पकड़वा देता और अपने मित्र मुंशी आदित्य प्रसाद के क्रिमिनल कोर्ट से दंडित करवाता। दीवान के विरुद्ध शिकायतें और राजा भैरमदेव सुनते नहीं थे। सुनते भी तो कोई कार्यवाही नहीं करते थे। मार्च 1876 ईस्वी को दीवान ने जब निहत्थे आदिवासियों को बेतों से पिटवाया, उन पर गोलियां चलवाई, तब आदिवासियों के सब्र का बांध टूट गया और सामूहिक सशस्त्र प्रदर्शन कर दीवान हटाओ आंदोलन किया। तीसरा कारण मुंशी आदित्य प्रसाद के कारनामे थे। यह मुंशी दीवान का साथ देता था, राजा के क्रिमिनल कोर्ट का प्रभारी था, मामलों की ठीक से सुनवाई नहीं करता था। विद्यमान कानूनों के प्रारंभिक जांच में इसे आतताई पाया गया और अपने शिविर में नज़रबंद रखा गया, फिर सरोचा ले गया। सीपी के सेक्रेटरी के दीवान व मुंशी को रियासत से बाहर करने व उनके दुष्कृत्यों की जांच करने के निर्देश दिए गए। चौथा मुख्य कारण आदिवासियों का असंतोष था। आदिवासी इस कदर परेशान थे कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वे बस्तर रियासत छोड़कर अन्यत्र जा बसेंगे। दीवान व मुंशी में गहरा असंतोष था। राजा द्वारा बस्तर के लोगों को रियासत में जगदलपुर के आसपास गांवों में जमीन देकर बसाए जाने से भी आदिवासी असंतुष्ट थे। ये परदेशी आदिवासी समूह द्वारा नापसंद किए जाते थे। ठेकेदारी प्रथा का प्रारंभ कर दीवान ने इन परदेशियों को फलने फूलने का अवसर दिया। ठेकेदारी बंदोबस्त बस्तर के आदिवासियों को पसंद नहीं आया। मुंशी आदिल प्रसाद
कि कठोर दंड भी आदिवासियों को असंतुष्ट करने वाला था। मुंशी को भी रियासत से निष्कासित करने की मांग की गई। रियासत के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा बिना कीमत चुकाए चावल बकरा आदि लेने बेगार कराने से भी आदिवासी परेशान थे। आदिवासियों का असंतोष बढ़ता जा रहा था। 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स से मिलने राजा 29 फरवरी 1876 ईस्वी को राजधानी जगदलपुर से निकले। 1 मार्च को वे जगदलपुर से 20 मील दूर भूमपाल नामक स्थान पर थे। इसी स्थान पर राजा का सामान लेकर चल रहे कुलियों ने राजा का सामान फेंक दिया। आदिवासियों को यह भय था कि राजा की अनुपस्थिति में दीवान व मुंशी उन्हें और अधिक परेशान करेंगे। उन्हें असुरक्षित छोड़कर राजा के रियासत से बाहर जाने का वे विरोध कर रहे थे। राजा भैरमदेव ने भी उच्च अधिकारियों को यही कारण बताया। आदिवासियों को यह भी भय था कि राजा रियासत से बाहर जाकर फिर रियासत में लौट नहीं पाएंगे। अंग्रेज अधिकारी उन्हें लौटने नहीं देंगे। राजा का सामान फेंक कर कुलियों ने जो बेदुगी की थी उससे दीवान बहुत नाराज हुआ। 18 चुने हुए कुलियों को उसने पकड़वाया और कोड़ों व डंडों से बुरी तरह पिटवाया और मामला चलाने के लिए पुलिस की निगरानी में जगदलपुर जेल भेजने का आदेश दिया। आदिवासियों ने रास्ते में अपने साथियों को छुड़ा लिया। राजा को जब यह सूचना मिली तो उसने जगदलपुर लौटने का निर्णय लिया। रास्ते में 1500 आदिवासियों की एक भीड़ ने उसका मार्ग रोककर और स्पष्ट रूप से दीवान व मुंशी को रियासत से निष्कासित करने की मांग की। शांतिपूर्ण अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर राजा या दीवान के आदेश पर गोली चलाई गई, तलवार के प्रहार किए गए और किसी प्रकार से राजा व उसके साथ के लोग जगदलपुर पहुंचने में सफल हुए। चोट खाकर भी अहिंसक बने रहे। आदिवासियों ने अपनी रणनीति का निर्धारण किया और चारों दिशाओं में राजधानी जगदलपुर को घेर लिया। आगामी कुछ सप्ताह राजधानी के लोगों के लिए भय, आतंक व अनिश्चितता के थे। मुख्य घटनाएं 1876 ईस्वी में बस्तर की घटना न केवल रियासत के लिए वरन समूचे सीपीए व वरार के लिए उल्लेखनीय घटना थी। आम वृक्ष की शाखाएं गांव-गांव घुमाकर सांकेतिक आवाहन कर सशस्त्र आदिवासियों से जगदलपुर का घेरा डलवाया गया। तीर धनुष भाले कुल्हाड़ी से वे लैस थे। वास्तव में आदिवासी लड़ने के लिए या शक्ति का प्रयोग के लिए एकत्र नहीं हुए थे। वे अपनी बड़ी संख्या से यह प्रदर्शित करना चाहते थे कि उनका विरोध का कारण लोकप्रिय है। राजा के लिए अपनी प्रजा द्वारा घेराव नई घटना थी, नया अनुभव था। उसके पास पर्याप्त पुलिस नहीं थे। उसने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर सहायता की याचना की। 18 मार्च 1876 ईस्वी को राजा भैरमदेव ने जो पत्र लिखा वह विशाखापट्टनम के अंग्रेज अधिकारी को मिला। राजा ने बस्तर के 7 परगनों के रैतों द्वारा राजा के विरुद्ध विद्रोह की बात लिखी। विद्रोहियों की संख्या 2 से 3000 बताई गई। भविष्य में इनके बढ़ जाने की आशंका बताई। अपने हितों व सम्मान की रक्षा के लिए सशस्त्र टुकड़ियों के साथ शीघ्र बस्तर आने का निवेदन राजा ने किया। राजा के पत्र पर कार्रवाई हुई। बड़ी संख्या में पुलिस व जवान भेजने का निर्णय हुआ। 18 मार्च 1876 को कोटपाट से कैप्टन सी स्टॉल व पुलिस अधीक्षक बस्तर की ओर रवाना हुए। उनके साथ 267 पुलिस और 250 पैक थे। सिरोचा से 91 सशस्त्र लोग टुकड़ी के साथ डिप्टी कमिश्नर H.J. मैकजॉर्ज रवाना हुए। अंग्रेज टुकड़ी बस्तर सीमा तक पहुंची। आदिवासी समूह ने उनका मार्ग नहीं रोका, उनसे लड़ाई नहीं की, अपना आक्रोश दीवान व मुंशी के विरुद्ध व्यक्त किया। उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई झगड़ा नहीं है, वे केवल न्याय चाहते हैं, ऐसा मैकजॉर्ज ने कहा। आदिवासी समूहों के व्यवहार व शांतिपूर्वक प्रदर्शन से मैकजॉर्ज बहुत प्रभावित हुआ। आदिवासी नेताओं से कहा कि वह ना तो राजा से और ना आदिवासियों से लड़ने आया है, वह शांति व्यवस्था बनाए रखने आया है। घेरा तोड़ा और वार्तालाप के लिए कुछ लोग जाएं और शेष गांव को लौट जाएं। आदिवासी नेता भीड़ को गांव लौटाते हैं और वार्ता के लिए रुकते हैं। राजा भी हिचकिचाहट के साथ शांति वार्ता में शामिल हुआ। 8 अप्रैल को विशेष दरबार का आयोजन हुआ। राजा, दरबारी, आदिवासी नेता, अंग्रेज अधिकारी उपस्थित हुए। विद्रोहियों को जिन लोगों से शिकायत थी उन्हें अपने साथ रियासत से बाहर ले जाने की घोषणा की। आदिवासी नेताओं को चेतावनी भी दी, अब से राजा या उसके अधिकारियों की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन माना जाएगा। मैकजॉर्ज अपने उद्देश्य में सफल रहा। राजा व आदिवासी समूह दोनों को उसने शांत करने में सफलता पाई।
1876 ईस्वी के आदिवासी विद्रोह के नेता समय की उपज नहीं थे, वरन वे वास्तविक नेता थे। विद्रोहियों की कुल संख्या लगभग 3000 थी। बस्तर की मुरिया जाति के लोग ने ही, जो जगदलपुर के आसपास के थे, इस अहिंसात्मक विद्रोह में भाग लिया। विद्रोह का प्रभाव 1876 का विद्रोह अपने उद्देश्य में सफल रहा। केवल शस्त्रों का प्रदर्शन कर आदिवासियों ने अपनी मांग पूरी करवा ली। बुम्रपाल के पास घटित घटना में लच्छू, लक्ष्मण धूर और गंगा मारे गए। मुरहा, सोमा, फकीर, पनकू, मोटू घायल हुए। इस घटना ने राजा को स्थिति साक्षात्कार करवा दिया। दीवान व मुंशी के प्रभाव से वह मुक्त हुआ, क्योंकि दोनों को मैकजॉर्ज ने रियासत से निष्कासित किया। आदिवासी नेताओं को दी गई चेतावनी महत्व की थी। राजा को प्रजा से सतत मिलते रहने की समझाइश दी गई। दीवान व मुंशी के रियासत से निष्कासित किए जाने से आदिवासी प्रसन्न हुए और उनकी मुख्य शिकायत दूर हुई। 11,787 रुपये 3 आना 9 पैसे कुल खर्च बस्तर के विद्रोह को दबाने में हुआ। बस्तर रियासत से इसे वसूल करने का निर्देश भारत सरकार ने दिया। प्रतिवर्ष 1,000 रुपये का किस्त निर्धारित किया गया। बस्तर रियासत की आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा असर पड़ा। 1876 की घटनाओं से रियासत को यह लाभ हुआ कि राजा व रैयत के बीच का मनोमालिन्य दूर हुआ। यद्यपि इसके लिए काफ़ी कीमत रियासत को चुकानी पड़ी। बस्तर पर शोध कार्य करने वाले डॉक्टर बिहार राम कुमार की यह टिप उल्लेखनीय है। जगदलपुर को घेरने व शांत वातावरण का निर्माण करने के बावजूद अंग्रेज अधिकारी ने आदिवासी नेताओं को कोई दंड नहीं दिया। इससे वे प्रभावित हुए। इसके बाद है बस्तर का 1910 का विद्रोह।